हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस। मैं हूं सुमित पांडे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर फर्स्ट क्लास 12th के फिजिक्स का वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसका हम हर एक टॉपिक वाइज आपको स्टडी कराने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश क्या होता है? पिछले कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत आवेश के बारे में। तो देखिए, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं कि जब किसी दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने से हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और आकर्षण का यही गुण जो है आवेश कहलाता है। जिस गुण के कारण ये हल्के वस्तुओं को आकर्षित करते हैं उन्हें हम कहते हैं वैद्युत आवेश। जैसे हम लोग पेन को या किसी भी वस्तु को, पेंसिल को बालों में से रगड़ के कागज के टुकड़ों को आकर्षित कराते थे, तो ये भी वैद्युत आवेश। इसका सबसे छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग सर्वविदित एग्जाम्पल है कांच की छड़ तथा रेशम। तो कांच की छड़ को अगर हम रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। यानी कांच से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम में चले जाते हैं और रेशम को आवेशित कर देते हैं। तो ऐसे ही हम इसको दूसरा इसका परिभाषा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को ही वैद्युत आवेश कहते हैं। तो वैद्युत आवेश के प्रकार, वैद्युत आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। धनावेश को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश को बोलते हैं निगेटिव चार्ज। तो धनावेश क्या होता है? देखिए, जैसे कि हम कांच की छड़ और रेशम का एग्जांपल आपको दिए, तो कांच की छड़ और रेशम का एग्जांपल क्या? जैसे कांच की छड़ क्या किया बताया जाए आपको, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम पे चले जाते हैं और रेशम क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। तो कांच का छड़ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को देता है। रेशम क्या हो गया? रेशम के पास इलेक्ट्रॉन गए यानी कि ऋणी हो गया, इलेक्ट्रॉन लिया और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों का दाता हो गया, इलेक्ट्रॉन दिया। जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं, जिसके पास अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो दान करते हैं, दाता होते हैं, उसको धनावेश कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ऋणी होते हैं, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ऋणी होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, उसे ऋण आवेश कहते हैं। अब आता है एक नोट में याद रख लीजिएगा, ये नोट लिख लीजिए आप लोग। ये फर्स्ट आता है समान आवेश, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे समान आवेश यानी कि पॉजिटिव, निगेटिव, यानी कि अगर कोई दो प्लस चार्ज है तो ये आपस में क्या करेगा? रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। निगेटिव और निगेटिव को आपस में अगर ऐड करेंगे तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित नहीं करेगा। दूसरा आता है विपरीत आवेश, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को एक निगेटिव चार्ज के साथ अगर ऐड करें तो ये दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का
मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू आई टी होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसका मात्रक कूलाम होता है, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसका मात्रक होता है कूलाम। और इसके विमा क्या होता है? विमा देखिए Q इज इक्वल्स टू आई टी होता है, और I क्या है? विद्युत धारा, इसका होता है A, और T फॉर टाइम, समय, समय का भी सूत्र होता है T। तो विद्युत आवेश का विमा क्या हो जाएगा? A T, ठीक है। इसका एम्पियर पद्धति भी देख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड, ठीक है। तो आवेश का संरक्षण नियम से पहले हम लोग और भी ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत पढ़ चुके हैं। तो ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या था? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की जाए, आवेश की बात की जाए, तो देखिए आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए कि हम जो हम एग्जांपल आपको बताएं, उसी एग्जांपल के थ्रू ही हम चलेंगे आपको। ये देखिए हम कांच की छड़ लिए थे, ठीक है, और ये रेशम लिए थे, ठीक है। तो कांच की छड़ पे पहले क्या था? पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, और इस पे नेगेटिव चार्ज था, इससे इलेक्ट्रॉन। ये देखिए जैसे मान लेते हैं कि इससे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम पे आए, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका जब तक रगड़ा नहीं गया था, इसको ध्यान से सुनिएगा, जब तक कांच की छड़ को रेशम से रगड़े नहीं थे, तब तक इसका नेट आवेश कितना था? नेट आवेश कितना था? नेट आवेश मेरा था 0, क्योंकि रगड़ा नहीं गया था, कोई आवेशित नहीं था, तो ये 0 था। लेकिन रगड़ने के बाद जब रगड़ा गया तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, ठीक है, यानी कि 2 प्लस थे, 2 माइनस हो गए। तब रगड़ने के बाद भी ये देखिए पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन यहाँ चला गया तो निगेटिव चार्ज हो गया, केवल प्लस से माइनस में चेंज हुआ। लेकिन इसका देखिए इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस में चेंज हुआ, आवेश चेंज हुआ, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हुआ, लेकिन इसका नेट आवेश तब भी क्या है? +2 - 2 0, 0 है। तो इसलिए आवेश को देखिए, आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण होता है। अब हम आते हैं मूल आवेश। मूल आवेश को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज। तो किसी भी आवेशित कण पर, किसी भी आवेशित कण पर वह न्यूनतम आवेश, सबसे कम आवेश, किसी भी चार्ज, देखिए ध्यान से, किसी भी चार्ज, कोई भी हमारा आवेशित कण है, तो उस पर कम से कम कितना चार्ज हो सकता है? कम से कम एक चार्ज होगा, आधा चार्ज तो होगा नहीं, कम से कम एक चार्ज होगा। तो वह न्यूनतम आवेश ही मूल आवेश कहलाता है। या तो वो एक चार्ज कैसा होगा? या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। कोई जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही होगा, या कोई भी जरूरी नहीं है कि नेगेटिव ही होगा। तो किसी आवेशित कण पर न्यूनतम आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम आवेश मूल आवेश होता है। कम से कम न्यूनतम आवेश, इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं, और इसके लिए E की जो वैल्यू होती है वो होती है ±1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ध्यान से देखिएगा, ये फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू है ±, ठीक है।
यानी पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। इसको आप लोग इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मत समझिएगा, इसीलिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की बात की गई है। ये मूल आवेश की बात है, ठीक है। किसी भी आवेशित कण पे इतना चार्ज कम से कम होगा, या एक पॉजिटिव के लिए प्लस, एक निगेटिव के लिए माइनस, ठीक है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। अब ये देखिए ध्यान से, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है ये चीजें, ये सब चीजें बोर्ड में। तो आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? तो किसी भी आवेशित कण पर, अभी जैसे बताया आपको फंडामेंटल चार्ज में, तो किसी भी आवेशित कण पर जो आवेश है वो किस रूप में होते हैं? देखिए, किसी भी आवेशित कण पर आवेश या तो E रहेगा, या 2E रहेगा, या 3E रहेगा, या 4E रहेगा, ऐसे यानी कि पूर्णतः संख्याओं के रूप में होते हैं, पूर्ण संख्याओं के रूप में होते हैं। न कि क्या हम बोल सकते हैं क्या कि उसमें आधा इलेक्ट्रॉन था, 1.5 इलेक्ट्रॉन था, ऐसे E/2, 3E/2, प्लस माइनस, ये देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस 5E/2, प्लस माइनस 7E/2, इस फॉर्म में नहीं होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, किसी भी आवेशित कण पर, आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता क्या होता है? किसी भी आवेशित कण पर आवेश पूर्ण संख्याओं के रूप में होते हैं, भिन्न के रूप में नहीं होते हैं। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। क्लियर है? फिर से एक बार, मूल आवेश क्या होता है? न्यूनतम आवेश, किसी भी आवेशित कण पर वह न्यूनतम आवेश ही मूल आवेश कहलाता है। इसको E से प्रदर्शित करते हैं। E की वैल्यू होती है प्लस माइनस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज एंड एटॉमिसिटी क्या होता है? किसी भी आवेशित कण पर जो आवेश होता है वो पूर्ण संख्याओं के रूप में होता है, पूर्णतः संख्याओं के रूप में होता है, ठीक है। पूर्णांक के रूप में होता है, भिन्नों के रूप में नहीं होता है, कर्णीय संख्या के रूप में नहीं होता है। यही होता है क्या? आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, कूलॉम का नियम कहता क्या है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल। जैसे मान लेते हैं कि हमारे दो बिंदु आवेश हैं, एक का है ये मेरा Q1 है और ये हमारा Q2 है। Q1 है और ये मेरा Q2 है, ये रख लेते हैं, इसका नाम है A और इसका नाम है B। ये दो हमारे बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, और इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो कूलॉम के नियमानुसार किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल आवेशों के गुणनफल के, मान लेते हैं कि ये F जो है वो आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है, तो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो क्या, ये देखिए जो ये F है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/r²। ये देखिए पहला बोलता है, ये दूसरा बोलता है। यानी फिर से ध्यान से सुनिए कि कूलॉम के नियमानुसार किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा इस बल की दिशा दोनों आवेशों के को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। यानी देखिए इनके जो बल की जो दिशा है वो किधर होगी? इसकी बल की दिशा देखिए, अगर हमारा ये जो दोनों चार्ज है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है Q1 और Q2 में अगर निगेटिव चार्ज है, तो देखिए विपरीत आवेश हो गए, तो विपरीत आवेशों के बीच क्या होगा? आकर्षण बल होगा। यानी कि ये जो बल है इसका डायरेक्शन क्या होगा, दिशा क्या होगी? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। यानी कि देखिए एक
ये दोनों का एक है। लेकिन दूसरा, अगर दोनों मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए या दोनों मेरा निगेटिव, दोनों अगर धनात्मक हो जाए या दोनों ऋणात्मक हो जाए, तब दोनों क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, ये देखिए इसी के अंदर से देखिए इस टाइप में हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस बल की दिशा दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगी। ठीक है, यानी अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, 1 व 2 से क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जहां K हमारा क्या है, जहां K हमारे क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो इसको देखिए K की कुछ वैल्यू होती है, तो K का मान देखिए वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए, निर्वात किसको कहते हैं, जहां पे वायु न हो, जैसे अंतरिक्ष जहां पे वायु नहीं होता है। ठीक है, तो K का मान क्या होता है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए इसको पढ़ते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखिए F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर की जगह पे हम इस स्टार इक्वेशन की जगह पे देखिए क्या रख सकते हैं, हम K का मान यहाँ रखेंगे तो क्या होगा हमारा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है हमारा क्या, कूलाम का नियम। ये देखिए ये यहाँ तक आप लिख देंगे, बाद में देखिए कुछ है न्यूमेरिकल्स के लिए, इसके बाद भी कुछ आता है कि हम फिर से वायु तथा निर्वात के लिए पुनः वायु तथा निर्वात के लिए K की एक और वैल्यू होती है। तो K का मान होता है क्या, K बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, K का मान होता है। यानी तब मेरा F का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसके बाद ये तो हो गया। अब इसके बाद अगर हम अगर आवेश को परावैद्युत माध्यम में रख दिया जाए, यदि आवेश परावैद्युत माध्यम में रखा, तो देखिए सबसे पहली बात आती है परावैद्युत माध्यम होता क्या है। ठीक है, परावैद्युत माध्यम होता क्या है, तो परावैद्युत माध्यम क्या होता है कि जहाँ पे उष्मा, वो माध्यम जो उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है, यानी जहाँ पे विद्युत और उष्मा प्रवाहित नहीं होती है, जैसे कांच, कागज, रबर, ये सब चीजें। ठीक है, तो अगर हम आवेश को इस तीन माध्यमों में रख दें तब क्या होगा, तब तो क्या होगा कि अब हमारा ये जो F की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ एक और नियतांक लग जाएगा K, कैपिटल K है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे ये मेरा कैपिटल K जो है परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो अब देखिए इसके लिए भी एक वैल्यू होती है, देखिए ध्यान से, तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन होता है परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, ये क्या है, एप्सिलॉन परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता
शीलता। ठीक है, तो अब हम k की जगह पे एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, या एप्सिलॉन नॉट k की जगह पे हम एप्सिलॉन रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा f की वैल्यू, ध्यान से देखिए, f इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला ये निकल गया। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है, परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो अब जो हम कैपिटल K रखे थे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट K जो रखे थे, वो K की वैल्यू क्या होती है, नोट में रख लीजिए आप लोग, ये नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कभी। ठीक है, ये क्या, ये किसने निकला है, यदि आवेश को हम परावैद्युत माध्यम में रखे हो तब ये फॉर्मूला लगेगा। तो अगर आवेश जो है वायु अथवा निर्वात में हो, ठीक है, वायु अथवा निर्वात के लिए k की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। वायु तथा निर्वात के लिए k की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होगी। ठीक है, लेकिन अन्य परावैद्युत माध्यम के लिए k का मान बड़ा होगा 1 से। ये मेरा पहला है, ये मेरा दूसरा है। ठीक है, वायु अथवा निर्वात के लिए k का मान 1 के बराबर होता है, और अन्य परावैद्युत माध्यम के लिए k बड़ा होता है 1 से, k का मान 1 से बड़ा होता है। इस टॉपिक हमारा एप्सिलॉन का आंकिक मान। तो हम अभी इसके पिछले टॉपिक में बताए थे कि स्मॉल k की हमारी 2 वैल्यूज होती हैं, जो k हम अनुक्रमानुपाती नियतांक लिए थे। इस जगह पे f इज इक्वल्स टू k, ये स्मॉल k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये जो k रखे थे इसकी 2 वैल्यू बताए थे। एक वैल्यू थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी वैल्यू थी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये 2 वैल्यूज थी। अब हम इसी के थ्रू हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो निकालेंगे। देखिए कैसे, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं जैसे आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर अपॉन ऐसे कूलाम स्क्वायर, इसको हम अपॉन 1 लिख देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा क्या, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी देखिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना है, तो ये देखिए हम तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा करते हैं तो कैसे निकलेगा, ये देखिए ध्यान से। तो ये देखिए एप्सिलॉन नॉट को हम इधर लिख देते हैं, ये इस साइड में, ये 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 गुणा 10 घात 9। ठीक है, कूलाम स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इंटू ये 4 पाई था, तो ये 4 पाई है। ठीक है, अब हम इसी को सॉल्व करेंगे और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए ये 9 के पावर 10 के पावर जो 9 है उसको ऊपर करेंगे तो प्लस चार्ज है तो माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 1 इंटू एप्सिलॉन 0 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 अपॉन के 9 इंटू 4 पाई कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान होता है 3.14, तो देखिए मान रख रहे हैं, तो ये एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 अपॉन 9 चौके 36, यानी 9 4 जा 36, तो 36 इंटू 3.14। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ऊपर का इरेज कर देते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा मेरा वैल्यू आएगी एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आएगी हमारी 9 9
10⁻⁹ अपॉन 3.14। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आता है 113.04। अब देखिए इसका अगर हम पॉइंट हटाना हो तो हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से 1000 से मल्टीप्लाई कर दे और 1000 से डिवाइड कर दे, तो ये हमारा हो जाएगा क्या 1000 अपॉन, क्योंकि 1 था यहाँ पे तो 1 का तो इसमें डिवाइड होगा नहीं, तो ये देखिए 1000 अपॉन, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा 113.04 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻⁹। ये 3 का अगर हम ऊपर कर दे 10⁻³ को तो ये भी माइनस घात में हो जाएगा, तो इस माइनस घात को देखिए ऊपर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻। तो ये माइनस और माइनस आधार बराबर है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आधार जब बराबर है तो घात क्या हो जाएगा, हमारा घात जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000/113.04 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए अब 1000 में 113.04 है तो 04 को हटा देते हैं, हम 113 का डिवाइड करते हैं, तो देखिए ध्यान से 113 का डिवाइड करेंगे 1000 में तो हमारा देखिए एक बार में जाएगा तो 8 बार में आएगा 904, तो ये आ जाएगा मेरा 96 जीरो, फिर पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर ये 8 बार में जाएगा 904, तो अब ये आ जाएगा मेरा 904 यानी कि 56, फिर पॉइंट लगा जीरो, तो ये करीब 5 बार में जाएगा, तो 8.85 के करीब मेरा आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं क्या 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की ये हमारी वैल्यू। क्लियर है सभी लोग, समझ में आया? ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।